तमिलनाडु प्रदेश का एक जिला लगता है कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर जिले के अंतर्गत आने वाला एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है ईएसआई हॉस्पिटल। ये बात है 23 मई 2026 की दोपहर का वक्त हो रहा था। एक महिला काफी देर से उस पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़ी हुई थी। वो इंतजार कर रही थी कि कब पोस्टमार्टम हाउस का दरवाजा खुलेगा, और दरवाजा खुलने के बाद डॉक्टर निकलेंगे और उसके बाद उसकी बेटी की जो लाश अंदर है जिसका पोस्टमार्टम हो रहा है, तब वो अपनी बेटी का चेहरा देख लेगी। क्योंकि काफी देर से वो अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख पाई थी। उसकी बेटी काफी देर से उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। उसकी बेटी की हत्या जो कर दी गई थी, वो महिला इंतजार कर रही थी। लेकिन दरवाजा खुलता जरूर है पोस्टमार्टम हाउस का, और खुलने के बाद सीधा एक और दरवाजा खुलता है, वो दूसरा दरवाजा होता है एम्बुलेंस का। उसकी बॉडी लड़की की उठा के सीधा एम्बुलेंस में रख दिया जाता है। महिला एकदम पास में पहुंचती है, हाथ जोड़ते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए कहती है कि मुझे अपनी बेटी का चेहरा देखना है, मुझे अपनी बेटी को देखने दीजिए। लेकिन जैसे ही उसने देखने की कोशिश की तो सबसे पहले उसका पति आता है। उसका पति उसका हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ने के बाद उसका पीछा कर देता है। इसके बाद कुछ रिश्तेदार भी आते हैं, उस महिला के रिश्तेदार भी उस महिला को पीछा कर देते हैं। और जैसे दरवाजा खुला है, उसके अंदर डेड बॉडी रखी जाती है, तुरंत ही एम्बुलेंस का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। कुछ लोगों ने उस महिला को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उसको वहां से हिलने नहीं दिया ताकि यह एम्बुलेंस जा सके। एम्बुलेंस में पीछे से एक हाथ मारा जाता है, ड्राइवर को इशारा किया जाता है कि चलो। जैसे ही एम्बुलेंस चलने का इशारा होता है, उसके बाद फिर एम्बुलेंस चलने लगती है। कुछ ही समय में वो रफ्तार पकड़ने लगती है। वो महिला अब रिश्तेदारों से छूट जाती है। उसके बाद फिर वो एम्बुलेंस के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देती है। एम्बुलेंस के लगातार पीछे पीछे दौड़ रही थी। उसकी ख्वाहिश ये थी कि वो एक बार अपनी बेटी का चेहरा देख ले। एम्बुलेंस को जहां पहुंचना था उस गांव में पहुंच जाती है। उसके बाद फिर उस लाश का अंतिम संस्कार हो जाता है, और महिला जब तक पहुंचती है तब तक उसे देर हो जाती है। वो बहुत जोर जोर से रोती है, बिलखती है, चीखती है, चिल्लाती है, कहती है कम से कम मुझे मेरी बेटी का एक बार मुंह तो देखने देते। आखिरकार मैं अपनी बेटी का मुंह क्यों नहीं देख पाई, क्यों नहीं देखने दिया। इसी बात की शिकायत लेके वो थाने पहुंच जाती है। पुलिस वालों से कहती है कि मैं अपनी बेटी का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन मेरी बेटी का चेहरा मेरे पति ने और रिश्तेदारों ने नहीं देखने दिया। आप उनके खिलाफ साफ कार्रवाई कर दीजिए। जिस तरह की बात इस महिला ने कही, उसके बाद ये खबर अखबार में प्रकाशित होती है, और लोगों ने जो इस खबर के बारे में सुना, पढ़ा, तो लोग खुद हैरत में पड़ जाते हैं। दरअसल इस बेटी के साथ जो होता है वो बहुत भयानक होता है, लेकिन इसमें जो पुलिस की भूमिका रही थी वो भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर दी है। भारत ही नहीं बल्कि जहां जहां तक ये वीडियो वायरल होता है, वहां वहां तक लोग इसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि आईपीएस का पद मिलना ये कोई मामूली बात नहीं है। और वो भी ठहाके लगा लगा के हंस रहे हैं इस कहानी को बताने के लिए। तो कितनी संवेदनहीनता ही हुई है इस कहानी में, आज की इस घटनाक्रम से जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 23 मई 2026 की दोपहर का वक्त हो रहा था। तमिलनाडु प्रदेश का जिला कोयम्बटूर है। यहाँ पर एसपी कार्यालय में 3 बड़े अधिकारी आए हुए थे, और 3 बड़े अधिकारियों में एक बड़े अधिकारी, इनका नाम वेस्ट जोन के हैं, IGIPS RV रामिया भारती। वो बैठी हुई हैं बीच वाली सीट पर, और उनकी लेफ्ट वाली साइड में यानी कि उल्टे हाथ की तरफ बैठे हुए हैं DIG कोयम्बटूर P स्वामीनाथन, और उनके सीधे वाले हाथ पर जिले के एसपी हैं जिनका नाम है A पवन कुमार रेड्डी। ये बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। कभी तो ये महिला ऑफिसर जो होती है वो कभी DIG की तरफ देखकर बातचीत कर रही है और हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है। उसके बाद वो कभी एसपी की तरफ देखती है, और एसपी की तरफ देखने के बाद उससे बातचीत करते हुए फिर वो जोर से ठहाके लगाने के बाद हंसने लगती है। इतनी जोर से वो उसको हंसी आती है कि वो हंसते हंसते उसकी आंखों में से आंसू भी आ जाते हैं। हालांकि वो अपने आंखों के आंसू को वैसे ही साफ करने की कोशिश कर रही थी। ये सब जो हो रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के लिए पत्रकारों का इंतजार किया जा रहा था। जो पत्रकार आ रहे थे उन्होंने अपने अपने माइक सामने रख दिए थे ताकि उनकी आवाज उसमें माइक के माध्यम से सीधे कैमरे में रिकॉर्ड हो सके। सब इंतजार किया जा रहा था। जब बात पूरी खत्म मतलब अब शुरू होने वाली है, जब कहा जाता है कि क्या सब पत्रकार आ चुके हैं, तो सब पत्रकार कहते हैं कि जी हाँ, हम आ चुके हैं। लेकिन ये जो मामला था, ये जो बातें थी, एक पत्रकार ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अभी तक जो बातें हो रही हैं, अभी तक जो इशारे हो रहे हैं, अभी तक जो देख के वो हंस रहे थे, और वो इस कदर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है कि इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पत्रकारों को ये बताने के लिए जो तीनों अधिकारी जुटे हुए थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने के लिए एक घटनाक्रम होता है। वो घटनाक्रम होता है तमिलनाडु प्रदेश के ही कोयम्बटूर जिले का ही थाना सोलूर लगता है, और सोलूर इलाके का ही एक गांव लगता है। यहाँ की रहने वाली 10 साल की एक लड़की होती है। वो 21 मई 2026 की शाम करीब करीब 5 बजे के आसपास अपने घर से निकलती है दुकान पर कुछ सामान लाने के लिए। जब दुकान पर जाती है तो लौट कर घर वापस नहीं आती। उसकी माँ इंतजार कर रही थी। जब घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं तब उसकी माँ को होश आता है कि मेरी बेटी दुकान पर गई थी, अभी तक आई नहीं लौटकर। वो जहां जहां मोहल्ले में जाती है, जिसके घर जाती है, उसके घर जाकर पूछती है कि तुमने क्या मेरी बिटिया को देखा है। सबके सब लोग कहते हैं कि हमने तुम्हारी बिटिया को नहीं देखा। इसके बाद वो जहां जहां जा सकती थी, माँ वहां वहां जाती है,
और जब वो बेटी नहीं मिलती तो अपने पति से बताती है, आसपास के लोगों से बताती है। आसपास के लोग हों या उसके पति हों, सबके सब अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रहे थे। रात के 8 बज जाते हैं, फिर 9 बज जाते हैं। इस तरह से मोहल्ले पड़ोस के लोग ये फैसला लेते हैं कि एक काम करते हैं, हमें थाने जाना चाहिए। थाने जाने के बाद पूरी कहानी बयां करनी चाहिए और जो भी हुआ है उसके बारे में बताएंगे तो फिर पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी। रात 10 बजे के आसपास सुरूर थाने में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद उनकी बेटी के गायब होने का पूरा प्रकरण बताया जाता है। पुलिस वाले इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और दर्ज करने के बाद कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम जितनी जल्दी हो सकेगा तुम्हारी 10 साल की उस बिटिया का पता कर तुरंत ही बता देंगे। अब घर वाले, उन्हें तसल्ली तो हो नहीं रही थी। वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जो भी अपनी तरफ से प्रयास कर सकते थे वो प्रयास करते हैं और प्रयास करने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं। एफआईआर वगैरह सब दर्ज हो ही चुकी थी। पूरी रात गुजर जाती है ऐसी परेशान होते होते। जब अगले ही दिन तक कोई खबर नहीं मिलती तो घर वाले, परिवार वाले और रिश्तेदार जो होते हैं और आसपास के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक जगह लगती है, त्रिची नाम है उसका, और त्रिची रोड पर ये गांव के लोग खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद 8 घंटे तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। उनकी मांग थी जब तक हमारी बेटी नहीं मिलेगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। पुलिस ने आकर समझाने की कोशिश की और जब पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो पूरे घर वाले, परिवार वाले आश्वासन पर मान जाते हैं। इसके बाद डॉग स्क्वाड की मदद से, लोगों की मदद से और जो सीसीटीवी कैमरे देखे गए थे उनकी मदद से उस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश की जा रही थी और पता चल ही जाता है। सुलूर थाना क्षेत्र में एक जगह लगती है कन्नम पलायम, जो कि एक झील है उसके पास में। ये तारीख थी 22 मई 2026, दोपहर के बाद के आसपास का समय हो रहा था। इसी बीच में यह पता चलता है कि नारियल के बाग में उस लड़की की लाश पड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस वाले पहुंचते हैं, पुलिस वालों ने उस लाश को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिवार वालों को भी ये सूचना दे दी कि तुम्हारी बेटी की लाश मिली है। बस इतना था कि परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद फिर उस लड़की का पोस्टमार्टम होता है और ये पोस्टमार्टम होता है अगले दिन, यानी कि 23 तारीख को पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम के बाद इस बॉडी को जब घर वालों को सपुर्द किया जा रहा था तो इस बीच में वो जो माँ है वो अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख पाती है। वो तमाम कोशिशें करती है लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती है। अब पुलिस पे लगातार दबाव बन रहा था क्योंकि ये तमिलनाडु में एक नई सरकार बनी है और सी जोसेफ, जो पहले फिल्मों में एक्टर का रोल किया करते थे, वहां के अब मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं पुलिस पर इस बात का दबाव भी था। पुलिस ने जब इसमें मामले में अपना कार्रवाई करना शुरू किया है, अब इस घटना स्थल पर जांच पड़ताल करने के लिए डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम, आईजी, डीआईजी, एसपी, तमाम आला अधिकारी पहुंच जाते हैं और जो इस इलाके की आईजी होती हैं उन आईजी ने एक टीम का गठन किया और वो टीम का गठन करती हैं एसपी ए पवन कुमार रेड्डी और एएसपी एम विवेकानंद के नेतृत्व में, और इसकी जिम्मेदारी दी जाती है डीएसपी करिकल परिशंकर को। साथ ही इसमें 5 इंस्पेक्टर को लगाया जाता है और इसमें करीब करीब 15 सब इंस्पेक्टर को लगाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। उन्होंने फिर सीसीटीवी कैमरों की मदद से लगभग 250 कैमरे खंगाले जाते हैं और 250 कैमरों की मदद से ये पता किया जाता है कि जो लड़की है, 10 साल की लड़की जो गायब हुई है, उसे गायब करने में उसका पड़ोसी ही शामिल था और पड़ोसी का एक दोस्त शामिल होता है। पुलिस ने जब उनके बारे में पता करने की कोशिश की तो एक का नाम के कार्थी होता है जिसकी उम्र लगभग 33 साल के आसपास होती है। दूसरा आर मोहन राज होता है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है। पुलिस ने जब इनकी घेराबंदी की, आर मोहन राज तो पकड़ा जाता है लेकिन के कार्थी जो होता है वो अपने घर पे ही था। पुलिस ने जब उसके गिरफ्तारी के लिए दबिश दी तो उसके बाद वो दूसरी मंजिल पर पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था और दूसरी मंजिल से कूद जाता है। जैसे कूदता है तो जो उसका सीधा वाला पैर होता है, राइट वाला पैर जो होता है, वो टूट जाता है और ऐसा टूटता है कि उसको फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। पुलिस ने इस घटनाक्रम के बारे में 2 आरोपी है, उन आरोपियों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अब पत्रकारों को ब्रीफिंग करना था, पत्रकारों को बताना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और जैसी तैयारी होती है तो उसके बाद फिर इससे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, उससे पहले ही ये 3 आईपीएस ऑफिसर, जिसमें बीच में एक आईपीएस लेडी बैठी होती हैं, साइड में भी आईपीएस एसपी बैठे होते हैं और एक साइड में आईपीएस डीआईजी बैठे होते हैं। ये तीनों अफसर बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करते हुए ठहाके लगाते हैं। ठहाके लगाने का जो वीडियो होता है वो इस कदर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में वायरल हो जाता है कि इस घटनाक्रम की जितनी गंभीरता थी उस गंभीरता को देखते हुए इन्हें हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन वो ठहाके मार मार के ऐसे हंस रही थी महिला अधिकारी जैसे क्या उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं इसमें हंसते हंसते। इसी बीच में जब ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होता है तो फिर ये दावा किया जाने लगता है कि ये जो वीडियो है ये एआई वीडियो है, असली वीडियो नहीं है। किसी खुरापाती ने इस तरह का वीडियो बनाया और बनाने के बाद इस तरह का ये अपलोड कर दिया और तमिलनाडु प्रदेश की जो पुलिस होती है उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। इसी बीच में
ये भी दावा किया जाने लगा जब लगातार वायरल हो रहा था कि तमिलनाडु प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ ने इनको निलंबित कर दिया है। हमने ये जानकारी जुटाने की कोशिश की, तमाम जो वेबसाइट थी, तमाम जो ये सोर्सेस थे, उनसे पता करने की कोशिश की, तो ऑथेंटिक यानी कि कह सकते हैं कि आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि ये तीनों आईपीएस ऑफिसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। हालांकि एक मीडिया में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि सी जोसेफ ने इनको सस्पेंड कर दिया है। एक बात और थी जो इसमें पुख्ता बात होती है कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ ने इस लड़की के परिवार वालों से बातचीत की और परिवार वालों से बातचीत करने के बाद सबसे पहले उनसे यही कहा कि आप चिंता मत करना, हम इस मामले में बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और जितनी जल्दी हो सकेगा जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी और हमेशा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं। उस परिवार से ये बात कहते हैं और साथ ही कहते हैं, एक बात बताओ कि क्या तुम्हारे पास अपना घर है कि नहीं है। घर वालों ने जो भी बात बताई वो बताई और वो साथ साथ कहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आपके लिए हर तरह से खड़ा हूं, जब तक मैं हूं तब तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और बाद तक भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इसी बीच में सरकार की तरफ से घोषणा यह भी की जाती है कि परिवार के लोगों को 7 लाख रुपए की आर्थिक मदद यानी कि मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया जाता है। यहां पर कई तरह की बातें होती हैं। कई तरह की बातों में जैसे कि एक बात ये होती है कि एक बेटी मर जाती है, उसका बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और माँ अपनी बेटी से मिलने की तमाम कोशिशें करती रहती है। मरने के बाद भी माँ को अपनी बेटी से मिलने का अवसर नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता और वो उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। हालांकि महिला इस बात को लेकर अपने पति से और अपने रिश्तेदारों से बेइंतहा खफा हो जाती है। और दूसरा, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उससे पुलिस की जो संवेदनहीनता है उसके बारे में पता चलता है कि पुलिस कभी कभी कितना लापरवाही से भी काम लेती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और ये भी बताना है कि यूपीएससी क्लियर जो करते हैं वो कोई आम नहीं होते। वो लाखों लोगों को पीछे छोड़ के तब जाकर यूपीएससी क्लियर करते हैं। आईएएस या आईपीएस मिलना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे लोगों को अगर ये संवेदनशीलता नहीं समझेंगे, किसी भी विषय की गंभीरता नहीं समझेंगे तो किसी और से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। जाते जाते जितेंद्र कुमार सोराब हैं, सनी मीणा जो छात्र नेता हैं करौली के रहने वाले हैं, शुभम सोनी हैं, दिलावर हुसैन असम से हैं, अशरफ अंसारी हैं बरेली से, अकबर खान हैं, सुनील यादव हैं सीतामढ़ी से, जयप्रकाश यादव हैं मुंबई से, अनमोल कुमार हैं, निशी चौधरी, नितिन, वीरेंद्र सिंह हैं, अहाद खान हैं, शहजाद राजपूत हैं, सुधीर वर्मा, मोहम्मद तारिक, असगर अली हैं, सरफराज मेवाती हैं, प्रदीप धूरिया, पुष्पा श्रीवास्तव, रजनीश शर्मा, कासिफ खान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।